की चौथी जहद मशाहिर की आरा। इस नावल में दो बातें ज़रा गैर मामूली हैं। अव्वल तो ये कहना नावल निगार ने अपना नुक्ता नज़र ज़ाहिर नहीं होने दिया, इससे खारी पर हावी करने की कोशिश का क्या सवाल है। दूसरी बात इसका बयानिया अंदाज़ है। कई आवाज़ें एक एक करके बयानिया को आगे बढ़ाती हैं। बयानिया की तकनीक को इकबाल खुर्शीद ने कहीं नाहमवार ना होने दिया। ये दहशतगर्दी कमोबेश पामाल मौजू को नए अंदाज में देखने की कामयाब कोशिश है। शम्सुर रहमान फारूकी के अल्फाज। इकबाल खुर्शीद ने कम अल्फाज में एक बड़ी कहानी बयान की। मुसन्निफ ने निगारी की क़ुव्वत से काम लेते हुए मुनाज़िर भी दिखाई दिए जो बयान नहीं किए गए। नावलेट को छोटे से सागर में इतना कुछ डल दिया। कहानी आगाज़ से पहले और अंजाम के बाद भी सांस लेती महसूस होती है। बात रिजवी एक बड़ा नावलेट जो इस मुसन्निफ की नई सिमत तय्युन करेगा। मुशर्रफ आलम शौक़ी। इकबाल खुर्शीद का नावलेट तिकोन की चौथी जहद उर्दू नसर की खेती में नए फूलों का बीज है। बाखैर नकवी। तिकोन की चौथी जहद मुख्तसर अंगेज़ दास्तान डॉक्टर हसन मंजर। तिकोन की चौथी जहद इकबाल खुर्शीद का जहाँ तक मेरे इल्म में है पहला नावलेट है। वो गालिबन इनकी फ़िक्शन की पहली किताब। इस फ़िक्शन की तमहीद इसकी थीम से आगाही मुसन्निफ ने रवींद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के एक गीत के पेकर में ढूंढी है जो बंगाली में सुरीली आवाज़ में गाया जाता होगा। हम इसके अल्फाज की तरतीब के हुस्न से लुत्फ़ उठा सकते हैं जो नगमा की कैफियत रखते हैं। तिकोन की चौथी जहद में नगमी लिए हुए अल्फाज का यही पैरान अपनाया गया है और नतीजा इस मुख्तसर दास्तान में असर अंगेज़ है। इस तरह से बयान से एक फ़ायदा जो मुसन्निफ ने उठाया है वो हज़ार बार दोहराई हुई जज्बातियत से बच गए हैं जो मौजूदा दौर की दहशतगर्दी जिससे माशरा दुचार है। जब मौजू फ़िक्शन बने तो ख्वामख्वाह बेशतर फ़िक्शन निगारों और जर्नलिस्टों के अदबी मेयार की रिपोर्टिंग में नज़र आती है। जज्बातियत वो सिम है जो अच्छी तहरीर को अच्छी तहरीर बनने से रोकता है और रोमानियत की तरह इसे मजरूह तो कर ही सकता है। तिकोन की चौथी जहद में गहरी मुमासले टैगोर होम एंड द वर्ल्ड और बाहर की दुनिया से है। एक गुजरता हुआ परेशान कुन वाक़या जिसकी लपेट में बिलखुसूस 3 अफराद आते हैं और अपनी इस वाक़े में मुक़ीद दास्तान सुनाते हैं। हर एक पर जो बीत रही है इसे अपने ज़ाविया नज़र से दिख रहा है और नतीजा बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं मालूम ये तकनीक कितने फ़िक्शन निगारों ने अपनाई। जर्नलिस्ट गैर शऊरी तौर से अपनाते हैं लेकिन इनकी तकनीक काफ़ी मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ गैर मुतल्लिक़ अफराद के खड़े इंटरव्यू या इनके बैठने के कमरे में। यही तकनीक अकीरा कुरोसावा ने 50वीं की दिहाई की फ़िल्म रशोमोन में बढ़ती थी और वहाँ भी नतीजा बहुत खूबसूरत था। अपनी लिखाई के शुरू के दौर में ये कोशिश तजर्बे की हद तक बारहा की लेकिन किसी वजह से मेरा इरादा कागज़ पर मुंतकिल ना हुआ। इकबाल खुर्शीद मौजूदा दौर के आलाम से आगाह लिखने वाले हैं। चंद किरदार इन्होंने भी चुने हैं जो दहशतगर्दों के जुज़ू हलाकत बेमानी हलाकत के इंतहाई तकलीफ पीरियड से गुजरे हैं। हर एक की अपनी शख्सियत है, अपना फ़हम, अपना ज़मीर और अपना रोल अदा करने पर मजबूर है। ये सब नगमई टीवी नसर में एक के बाद दीगरे और बारहा हमारे सामने आते हैं और इनके बारे में जो इन पर भी थी हम आखिरी हरूफ तक लिखने वाले के साथ रहते हैं। मुमकिन है नावलेट का उन्वान आम पढ़ने वालों की तवज्जो को मस्खर ना कर सके। टैगोर का घर और संसार अभी तक दिमाग में समाया जाने वाला उन्वान है। गर्द का तूफ़ान दूसरा नावल इकबाल खुर्शीद। सफ़े पे बना हुआ एक नक्शा। ओज़री का घर, राजलस्सी, अलखा का मकान, विक्की का घर, मुश्की का होटल, काला मैदान, स्कूल, ये सब एक नक्शे पे दर्ज है। गर्द आलूद हवाओं और आवारा पत्तों के दरमियान धूल में अटा वो होटल दरवाजे पर ज़ाहिर हुआ। केतली से उठती भाप के पीछे मुश्की की बूढ़ी आंखों ने उसे यूँ देखा जैसे ठीक 16 बरस कबल लिखा था जब वो ताज़ा था। एक हाथ पतलून की जेब में रखा करता था। मध्यम पड़ती रोशनी में बोझल कदमों के साथ उसका अपना मखसूस नशिस्त पर आकर ढेर हो जाना और नेफे में अड़सी पिस्तौल निकाल कर रखना। बर्तन धोते गुलफाम और दही के कुंडे पर झुके मज्जन को नहीं चौंका सका। नहीं, इसमें
कुछ नया न था। ये तो गरजते बादलों और हवाओं के शोर के साथ बुलंद होता गिरा था, जिसने अंधेरे को और गहरा कर दिया था और दीवारों में दरार डाल दी। साले ने मेरी फील्डिंग लगाई थी, वो आवाज़ रुंधी हुई थी, इसमें बरसों की थकन थी। साला मुझे टपकाना चाहता था। मुश्की ने जो सिया पड़ चुकी केतली में जादू फूंक न जानता था, धुंधले पड़ते इस मंदिर को कर्ब को भाप लिया। उसकी आंखों ने उस बेचेहरा शख्स में दीमक लगते देखी थी, जुर्म की दीमक, जिसकी हरकत एक दायरे को जन्म देती है। वो सर झुकाए धीरे धीरे रो रहा था। एक जक्कड़ बैरूनी दीवार से टकराया। साले विक्की ने मेरी फील्डिंग लगाई थी। शायद उसने मुट्ठियाँ बीच ली थीं। शायद उसकी नज़र सामने वाली कुर्सी पर टिकी थी, जो इस वक्त खाली थी। कुर्सी जिस पर विक्की 16 बरस पहले आकर बैठा था। कुर्सी जहाँ कल दोपहर वो मौजूद था। इसने भी पिस्तौल मेज पर रखा था। आसमान पर शोर उठा। माजी की केतली में उबाल आया। तूफान ने शिद्दत इख्तियार की। गर्द आलूद हवाओं और आवारा पत्तों के दरमियान मुश्की ने कायनात को लरसते देखा। अगला हिस्सा। अभी सानिया कुछ दूर थे। ज़िंदगी मुलायम थी कि हकीकत अभी आया नहीं हुई थी। अभी ये शहर उनके लिए दुनिया का मरकज़ था। अभी वो कमसिन थे, मसरूर, मुतजस्सिस, मोहब्बत करने को तैयार, न सिर्फ उन लड़कियों से जिनका कस्ता हुआ यूनिफॉर्म उनके जवान होने की खबर देता, बल्कि अपने हम जिनसों से भी, जो बालों की तराश खराश पर नसाब से ज़्यादा तवज्जो देते थे और एक हाथ पतलून की जेब में डाले रखते थे। वो इस नीम मुतवस्सित शहर की नीम मुतवस्सित बस्ती पर उतरने वाला एक मटियाला दिन था, जब अजीम उर्फ उजी ने गली के धूपिले हिस्से में विक्की को पहली बार देखा था, जो वक्फे से अपने माथे पर पहले बालों को एक झटके से हटाकर अपनी नीली आंखें आया कर देता। वो होठों से कबल आंखों से मुस्कुराया करता था। ऐसा वो अपनी मौत तक करने वाला था। वो स्कूल में नया था, उस इलाके से था जो कभी लसानी फसादात का गढ़ था। उधर घर जलाए गए और बहुत से इंसान कत्ल किए गए ताकि शहर की सियासत नई करवट ले सके। मगर ये कई बरस पहले की बात थी। अब सब ठीक था। अगर ठीक नहीं भी था तब भी गैर मुतलका था कि अब वो कमसिन थे। वो जेबों में हाथ डाले सीटी बजाता हुआ उस धुपीले हिस्से तक गया और विक्की नीली आंखों में कोई सवाल उभरने से पहले ही मुतला कर दिया कि ये उसका इलाका है। इधर भाई के लोग हम हैं। भाई लोग विक्की को का सलाम। लड़के ने इंतहाई फितरी अंदाज में हाथ को सर तक जाने दिया था और फौजी अंदाज में पैर पड़खा था और उसी को ये अच्छा लगा था। वो हंसने लगा। छुट्टी के बाद वो एक दूसरे के हाथ थामे बारिशों सी सरमस्ती लिए अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए मुश्की के होटल में दाखिल हुए और रोशनदान के सामने वाली मेज़ पर जाके बैठे, जहाँ से मस्जिद का पिछला दरवाज़ा दिखाई देता था। और वो इस मेज़ पर अगले 16 बरस तक बैठने वाले थे, बिना अपनी नशिश तब्दील किए। बच्चन ने जो इस वक्त खुशबूदार तेल लगाकर अपने बाल बिठाया करता था, उन्हें देखकर होठ काटे थे और मुश्किल से उसे देखकर गुर्राया था। स्कूल के लुंडे हैं, हरामी, औकात में रहियो। क्या कह रहे हो उस्ताद? वो झेप गया और कलाई पर बंधा रुमाल खोलकर बांधने लगा। अपन को पता है इंजीनियर लतीफ़ का छोकरा है। इंजीनियर लतीफ़ जो वक़ार और फिक्की का बात था, इंजीनियर नहीं था। वो महकमा बिजली में हेड क्लर्क था और इस गम में हर जुम्मे रात शराब चखा करता था। उसके बाप ने हिजरत के बाद दिल्ली की हवेली का क्लेम जमा नहीं करवाया और जिन दिनों इस साहिली शहर में हर वक्त मीना बरसा करता था और ज़मीन कौड़ियों के मोल दी कोई प्लॉट नहीं खरीदा था, वो हर जुम्मे रात इस गम में शराब चखा करता था। इसका बाप अब्बुल वतनी और कायद आज़म का पोर्ट्रेट सीने से लगाई इस कच्ची बस्ती में आ बसे, जो गुज़िश्ता 4 अशरों में इतनी गुंजान हो गई थी कि टाट का पर्दा उठाकर एक औरत अपनी पड़ोसन को पुकार देती, दूसरी औरत उसे सहूलत से सुन लेती और झट से एक बच्चा चीनी या दूध का प्याला
प्याला लिए चला आता या आकर कह जाता, खाला चीनी ख़त्म हो गई। इंजीनियर लतीफ़ इस बस्ती से, इसकी तंग गलियों से, इसकी मोरियों से, टाट के पीछे आग उगते बच्चों से और अपनी बीवी से बेजार था, पर वो इसे छोड़ नहीं सकता था। वो इंजीनियर नहीं था, ज़्यादा पढ़ नहीं सका था, इसके बाप ने क्लेम जमा नहीं करवाया था और वो अपने बेटे के नए दोस्त उजरी से बेजार था। वो उस लड़की के बाप को शक की निगाह से देखा करता था जो अमरूद के पेड़ वाले मकान के मकीन था और ख़ुद को हाईवे पर वाक़ई सर्द खाने का इंचार्ज बतलाता फिरता था। बकते हैं फ़हीम साहब, लतीफ़ अक्सर पान वाले से कहता और अक्सर नक़द अदाई के बजाय पैसे खाते में लिखवाता ऐसा। इधर लोअर स्टाफ में होंगे, 7वें फेल हैं। मौसूफ़ अपने बाप की नसीहतों से बेपरवाह बेटा अपने दोस्त ओजी की सीलन ज़दा बैठक कसरत से चक्कर लगाता, मगर 7वीं फेल फ़हीम साहब से उसका खाली सामना था। वो माशाल्लाह के बाद का ज़माना था और गंदमी रंगत वाला बस्ता ख़त फ़हीम मज़ाफ़ात के किसी पीर के हाथ पर बैत हो गया था और खिलाफत के उसूल के लिए ज़ोर मार रहा था। रूही सफ़र के दिलदादा ओजी के बाप का तर्ज़ अमल कुछ ऐसा गैर मुतवक्को नहीं था। उसके घर के प्लस्तर से महरूम एक दीवार पर ख़ानदान का शजरा टंगा था जो इसका ताल्लुक़ अजमीर के खानवादे से साबित करता था। ओजरी को कभी इसकी परवाह नहीं रही। अपन को नहीं पता पार्टनर बचपन से ही डर लगा है, ये वो जमाई लेते हुए कहता। इसला ताल्लुक़ी का मजन के पास जवाब विक्की को देखकर होठ नहीं काटता था। अच्छा जवाब था, लौंडे ले पाला के वो कान में उंगली डालकर पूरी क़ुव्वत से झटके देता। कचरे से उठाया होगा साले को। ये वो बात थी जिसके बारे में विक्की कई बरस बाद जब इनके रिश्ते में दरार आ गई अगर का तूफान नज़दीक था, बड़ी संजीदगी से सोचने वाला था। दूसरा हिस्सा, स्कूल जल्द पीछे रह गया। वो इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्हें वो आसेबी इमारत अच्छी लगती थी जहाँ अजीब सी बू फैली रहती, फिर ज़िंदगी में घोड़े जते थे, वो दौड़ रही थी। जल्दी वो अपनी मरतूब क्लास, इसकी बेरंग ड्रेस, स्कूल का घंटा, राहदारी में होने वाले पुरस्कार वाक़यात सब भूल गए। एक ही कॉलेज में दाखिला लेने की आरज़ू इन दोनों का जीवन तलपट कर दिया था। सुबह नाश्ते से बेपरवाह आईने के सामने खड़ा रहना, खैखैन लगाते उन गलियों से गुजरना जहाँ हमा वक्त माशक़े जारी रहते, दूध वाले नाई और मोची को देखकर हाथ हिलाना और यूं पैदल स्कूल पहुंच जाना और ज़िंदगी के जादू भरे लम्हात में दाखिल हो जाना। और विक्की का गुनगुनाना, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, और ओजरी का इस नाकाबिल फ़हम जुमले पर फसी व बलीग़ इशारे करना सब किस्सा माजी बन गया। सब कॉलेज घर से मीलों दूर था। इस दूरी में ने इन्हें कटारा बसों में चढ़ना तो सिखा दिया। इन्होंने पसीने से तर जिस्मों के दरमियान खड़े रहने और नापसंदीदा चुभन सहने की आदत भी डाली। प्रोफेसरों की नाराज़ निगाहों का धोखा देने का हुनर भी पा लिया, मगर इस दूरी ने इन्हें उन बेद भरे लम्हात से महरूम कर दिया जिन्होंने इन्हें फितरी बेसाख्तगी अता की थी। वो हिमालय की चोटी पर ला खड़ा किया था। वो लावालिपन से महरूम हो रहे थे। कॉलेज और घर के दरमियान फासले से ने उन्हें यह एहसास बख्शा कि उनकी बस्ती इधर से जो दुनिया है जो बड़ी तरतीब और वो बड़ है, वो लसानी तौर पर नुस्खे में मजहबी तौर पर बटी हुई है। एक से नज़र आने वाले इंसानों में खलीज थी। सानिया अलीगढ़ की आग अभी बुझी नहीं थी। ये साले तो दूसरी पार्टी के हैं। ओजरी कॉलेज के बेंच पर बैठे लड़कों को देखकर विक्की को मुतवज्जो किया और वो जवाबन कहता, कल्टी हो जाते हैं पार्टनर, कल भी फड्डा हो गया था, पर ये सियासी झगड़े अब टलने वाले नहीं थे। वक्त खामोशी से गुजर रहा था। वो बड़े हो रहे थे, खलीज बढ़ती जा रही थी, ज़माने को सियासत का घुन लग गया था, फासले आसमानों से गिरने लगे थे। इंतखाबात सर पर आते ही तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गईं। एकदम शहर का मिजाज बदल गया। इनकी बस्ती में रंग रंग के पोस्टर लग गए, दीवारों पे नारे गूंजने लगे, घरों में पम्फलेट्स चल कर आते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोटी गलियों में दाखिल होती और खूब कीचड़ उड़ाती। दावों और वादों की एक लहर उठी। विक्की खुश था कि कॉलेज बंद होने के बायस वो अपनी बेहद भरी बस्ती में लौट आया था और फारिग सुबह और खाली दोपहर खिड़की के सामने गुजारा करता था। वो एक नए तजर्बे से गुजर रहा था जिसके रंगों ने आसमान को लपेट में ले लिया था और एक खौफ व खज़ा ज़ाहिर हुई थी। ओजी अपनी दास्तान में आने वाली तब्दीलियों पर मुतज़ब ज़रूर था, पर चुप रहा। उनके दरमियान कभी कोई ज़्यादा बात
और सिंध राज नहीं रही थी। वो एक दूसरे के लिए से कुछ नहीं छुपाते थे, वो एक ही कोटी से बंधे थे। तो इंतज़ार किया और इंतज़ार बेसमर साबित नहीं हुआ। मौसम सरमा की 100 पैर पोलिंग से ठीक 4 हफ्ते पहले सामने रखी चाय कोई अक्सर नज़रअंदाज करते हुए विक्की चेका, वो भी तेरे भाई को चाहती है जानी। अपन को पता था। ओजी ने मेज़ बजाई, खड़े होकर रक़्स किया और किसी गैर मरई जिस्म से बगलगी हुआ। मजन दौड़ा केक रस ले आया। गुलफाम ने भी, जो अभी कम सिन था, कमीज उतार कर नाचना चाहा। अब सटिया गया क्या मुश्किल। आवाज़ में तेज़ी ज़रूर थी पर ऐसी भी नहीं। नाखून कुतरने की आदत में मुबतला उस लड़की का नाम अलखा था। वो उजली सुबह का उजाला बढ़ाने के लिए खिड़की में ज़ाहिर होती तो सुर्ख दुपट्टा बस गले में झूल रहा होता और आंखों में काजल होता, हाथों में चूड़ियाँ होती। मधुबाला की रूह पर उस पर साया करती और रावण का जी ललचाता। अलखा का बाप वाटर बोर्ड में मुलाजिम था और पान बीड़ी से इस्तेमाल बरतता था, मगर सब जानते थे उसका दादा एक जुलाहा था और परदादा भी यही काम करते थे। खबर में उतरा था इसके परदादा जो हिंदू था ऐसे ही अपना पेट पालता था। तो अलखा जिसका आंचल हवा को महमीज करता, जिसे पाने को रावण सवांग भरता कमतर थी। ये तय था कि इंजीनियर लतीफ़ उसे कबूल नहीं करने वाला, मगर उस वक्त ये मद्दा नहीं था। उस वक्त कुछ भी नहीं था, बस एक कीमियाई गड़बड़ थी जिसे मोहब्बत कहते हैं। वो फलदार दरख्तों की टहनियों पर झूल रही थी। अगले चंद हफ्तों दोनों लड़के इस शहर में रहे, जो अगरचे एक ज़ाती तजुर्बा था मगर दूसरे को भी अपनी ओर खींचता था। वो एक खूंटी से बंधे थे, मगर फिर वो दिन नाजिल हुआ जो इस शहर में खंजर घोंपने वाला था। तीसरा हिस्सा, वो जिस्मों के करीब आने का मौसम था। शाम पड़ते ही मूंगफली वाला सदाएं लगाने लगता और दिल पजीर अंधेरा उतर आता। बस्ती के आखिरी कोने पर दूर ये सड़क थी जहाँ एक ज़ुबान का इख्तिताम होने लगता था, उसके उधर दूसरी बस्ती थी, इधर दूसरी ज़ुबान थी। वहाँ इस दूर ये सड़क जो अरसे से बेतौखीर थी, एक सर्द शाम झंडा लगाने के तनाज़े से घातक शक्ल इख्तियार कर ली। विक्की और ओजरी ने, जो अपनी माओं के बुने स्वेटर पहने फ़कत तमाशा देखने आए थे, हैरत से पलके झपकते हुए खस्ताहाल मकानों से जदीद असला बाहर आते देखा। वो लड़के जो कल तक इनसे के साथ कंचे खेला करते थे, दूर दराज की कुंडी बजाकर भागा जाया करते थे, बेहतरीन तफरी ख्याल करते थे, टीटी और बंदूक उठाए नारे लगा रहे थे। इलाका एकदम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चरिंद परिंद बौखला गए, कुत्ते एक दूसरे पर भौंकने लगे। जितनी देर में विक्की अपने दोस्त को खींचता हुआ वहां से निकलता, 3 बदन रूह से महरूम हो चुके थे, 3 लाशें गिर चुकी थी। कुछ देर बाद सायरन चिंगाड़ने लगा। एम्बुलेंस और पुलिस की मोबाइल की आवाज़ों का फ़र्क पता नहीं चलता था। खूब लाठी चार्ज हुआ। चंद लड़के गिरफ्तार हो गए थे, बाकी को कूलों पर लात मारकर भगा दिया गया था। पुलिस चली गई तो अचानक एक सियाह रात उतर आई, जो खौफ और अंदेशों की रात थी। सड़क के दोनों तरफ ये अफवाह फैली थी, दूसरी तरफ हमलावर से होने वाला है। हर कोई यही कहता था, आज फिर 86 दोहराया जाएगा। जब वक्त खूब गहरा सिया हो गया, तब अपनी अपनी छतों पर दुबके लोगों ने कुछ शोले हवा में बुलंद होते देखे। फायरिंग से मुजहबा आवाज़ें सुनी। साए गलियों में डोलते फिरते थे। इन लोगों के नाम पुकारते थे जो कुछ बरस कबल मर चुके थे, जो लोग इन्हें तही और ख़ैज़ तजर्बे से गुजरे थे, जिन्होंने वो पुरस्कार आवाज़ें सुनी। इनमें विक्की और उजरी भी शामिल थे। अभी लड़कपन था, वो कम लेंथ की आवाज़ें सुन सकते थे। वो दोनों डर गए। फजर के वक्त सड़क किनारे जौहर में एक लाश जाहिर हुई। फिर सायरन सुनाई दिए। एक बार फिर लाठी चार्ज हुआ। इस बार कर्फ्यू लगा दिया गया। मकानात में मैसूर हो गए। कुछ दिन इन्हें यूं ही मैसूर रहना था, थोड़े बहुत फाके करने थे। मसाजिद से कर्फ्यू की औकात का ऐलान किया जाता। लोग अपनी छतों से देखते तो उन्हें चौकों पर फौजी खड़े दिखाई देते। कभी कभी वो मकानों से निकलकर गलियों से जागते और फौजियों को देखकर हाथ मिलाते। और जब इधर उधर की हलचल होती तो जवान जीप में सवार होते तो सारे दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते। इस वक्त खौफजदा और मसरूर होते, एक ऐसा तजस्सुस महसूस करते जो आज से कबल इन्हें कभी महसूस नहीं हुआ था। अब वो खिड़की की दरवाज़ों के ओर से उस जीप को गुजरते देखते, जो सुनसान सड़क पर एक दो चक्कर लगा कर लौट जाती। इलेक्शन तक
इलाका तनाव से भरा रहा और नताइज के बाद तनाव और बढ़ गया। नताइज के अंदाज़ों ने तलपट कर दिया था। सूबाई हुकूमत बदलने को थी। ये एक भारी बदलाव था। जो साबिक़ हुक्मरान थे इन पर मुकदमात बनने वाले थे। जो इक़्तिदार में आए वो औज़ार तेज़ कर रहे थे। ये रोशनियों का शहर था। चौथा हिस्सा। जिस्मों के मिलाप का मौसम अब भी था। ये ख्वाहिश अज़ली थी जिसम मिटने लगे थे। पतझड़ शुरू होने को था। ओज़ी और विक्की कॉलेज खुल गया था, मगर ना तो विक्की कॉलेज आ सका ना ही ओज़ी। अव्वल ज़िक्र की गैर हाज़िरी की वजह से खालिस मोहब्बत का जज्बा था जिसने उस खिड़की की सलाखों से बांध रखा था। जंग की बू उसे भाग गई थी और वो बेध्यानी में सलाखें चूमा करता था। अलबत्ता आखिर ज़िक्र की वजह कुछ और थी। बड़े बोले ने 1.5 माह में से पैसा नहीं दिया। विक्की को ये बात मशकी ने बताई। लौंडो लबाड़ों के मुंह लगना उसे गवारा नहीं था। उसकी टांगों में दर्द रहने लगा था। उसे गुलफाम की ज़रूरत पड़ जाती। ये मजन था जिसने इत्तला दी और कहा, पैसे की परवाह नहीं, पर उस्ताद को लगता है लुमड़ा परेशान है। दूसरे रोज़ जब वो होटल में इकट्ठे हुए और इस मेज़ पर बैठे जहाँ से मस्जिद का पिछला दरवाज़ा दिखाई देता था, जहाँ कुछ मशकूक नक़्लो हरकत जारी थी, तो विक्की अपने दोस्त से बराह रास्त पूछा, उसका बाप कहाँ है कि वो एक अरसे से इस इलाके में दिखाई नहीं दिया। बेशक ओज़ी के चेहरे का रंग बदल गया था, मगर वो जल्द संभल गया। अबे यार, अब्बा को कल्टी होना पड़ा। ये कहानी की टहनी पर हकीकत का पहला काटा था। उसका अब्बा जो कुछ बरस से अपने पैर की गद्दी संभाले हुए था और गर्दनवा में अपने करामात का दाग बिठा चुका था। चंद औरतों को हमला कर चुका था। दरअसल सियासी बुनियादों पर सरखाने में मुलाजिम लगा था। इसकी सियासी वाबस्तगी इसकी सिफारिश की थी, लेकिन अब इन हालात बदल गए थे। नई हुकूमत ने शादी हॉल गिरा दी और सियासी बुनियादों पर रखे मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया। ओज़ी के बाप इसके पेट में आना यूं भी मुतवक्का था कि अपनी जमात के परचम तले खासा मुतरक था। शायद जराम पेशा सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहा हो। शायद उसने मुखालफिन पर तशद्दुद करवाया, इन्हें अगवा किया और शायद कत्ल भी कर दिया हो। अब्बा भागा हुआ है यार। शायद ओज़ी मस्जिद के दरवाजे की तरफ देख रहा था या मस्जिद के अहाते में लगे दरख्त को देख रहा था जिसकी शाखें मुसलसल सब्ज़ रस से महरूम हो रही थी। टुल्ले घर भी आए थे, पर उसकी टेंशन नहीं। साला अब्बा के तनख्वाह बंद हो गई है, तू बस घर में। क्या लड़का रोने वाला था? अपन का क्या, पर अम्मा परेशान है। साला राशन ख़त्म हो गया था, अब खर्च लिया है। मगर ये कहानी की टहनी पर हकीकत का पहला काटा था। विक्की ने उसका हाथ दबाया और कुछ कहे बगैर अपनी नीली आंखों से कह दिया कि आज के बाद उसे चाय के पैसे देने की ज़रूरत नहीं। और ऐसा ही हुआ। ना तो इस रोज़ ओज़ी ने चाय के पैसे दिए जब गलियों में आहनी दरवाजे लगाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, ना उस रोज़ जब कचराखंडी से एक नौजवान की फूली हुई लाश मिली, ना उस रोज़ जब उसने मस्जिद के दरवाजे पर इंजीनियर लतीफ़ को समझाने की कोशिश की उसका लड़का जो लाहे की पोती से प्यार करता है, और ना ही उस रोज़ जब रात गए पुलिस ने ओज़ी के घर पर छापा मारा और गोदाम में छुपे इसके बाप को घसीटते हुए ले गई। वो हरामज़ादा इसी का हकदार था। ये बात इंजीनियर लतीफ़ ने अपने बेटे के सामने कही, मगर शाम में जब वो बाकी मोहल्लेदारों की तरह ओज़ी के घर हमदर्दी के दो बोलने गया तो जाने क्यों संजीदा हो गया और ओज़ी को सीने से लगाते हुए कहा, आज से तू मेरा बेटा है। मगर इंजीनियर लतीफ़ एक बाप की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। अब उसे नमराज ने घेर लिया जो इसका मरहूम बाप कायद आज़म का पोर्ट्रेट के साथ उनके लिए छोड़ गया था। पहला हल्का सा बुखार चढ़ा, आंखों के आगे धुंध छाई, फिर कमज़ोरी ने हमला किया। गला सूज गया। बीमारी का तयन तो नहीं हो सका, अलबत्ता दूर एक ज़ईफ़ रिश्तेदार अयादत को आया तो ये कहते हुए लौटा कि उसने लतीफ़ के बाप को यूं ही बीमार पड़ते और चंद रोज़ में दुनिया से रुखसत होते देखा था। मैं तेरे दादा का रज़ाई भाई हूँ, उसने विक्की से कहा था। क्या पता मैं भी एक रोज़ इसी तरह मर जाऊँ। मानसून की बारिश वाले रोज़ इंजीनियर लतीफ़ ने पहले दरवाजे पर दस्तक, फिर छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी, फिर इसके मैदे में उलझन का जन्म हुआ। आखिर वो खुदा को याद किए बगैर मर गया। सदमे के बाइस उसका बेटा विक्की अपने
हवास को बेटा हसियान बकने लगा। ओजी को तदफीन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जनाजे के साथ सियाद 20 बादलों ने सफ़र किया। वो कलमत तय्यबा पढ़ने वालों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुए। लाश लहद में उतारने से चंद लम्हे पहले उसे शिद्दत से दहाड़े के हसियान बकता विक्की बुरी तरह चौंका और हवास की दुनिया में लौट आया। दुनिया जो अब तूफान की ज़द पर थी। मोहब्बत का मज़ा जाता रहा। बाहर फीकी निकली खिड़की में ज़ाहिर होता उजाला मानंद पड़ गया। विक्की ने अब जाना उसका दोस्त ओजी, जिसका बाप जेल में पड़ा सड़ रहा है, किन मसाइब का शिकार था। जब घर का कफील चला जाए तो सुकून की उम्र थोड़ी हो जाती है, मुश्किलात का ख़त बढ़ने लगता है। अगले 1.25 बरस में वो बहुत कुछ जान चुका था। तालीम अधूरी रह गई, बेरोज़गारी सरतान थी, कर्ज़े का बोझ बढ़ने लगा और जुलाई की बेटी हाथ से फिसलती मालूम हुई। विक्की की आंखों की नीलाहट धीमी पड़ चुकी थी, बालों में खुश्की रहने लगी और दांतों में कीड़ा लग गया। ओजी का हाल तो और बुरा था। मुंह गुटकी की वजह से अक्सर बंद रहता। जब खुलता तो गालियां बरामद होती। सिगरेट तो दोनों ही पीने लगे थे, मगर ओजी वक्तन चर्च का तजुर्बा भी कर देता। भंग पीता और देवता बन जाता। वो इसे खुदशनासी का ज़माना कहा करता। ये तरकीब उसने किसी सस्ते नावल से ली थी। पहले इन्होंने मुलाजमतें तलाश की, उसे मास पर मुतवक्किम नाकामी के बाद घुटन ज़दा कारखानों का रुख किया, मगर इनके नाजुक बदन आईनी मशीन से मिलाप ना कर सके और जल्द उकता गए। अब इन्होंने अपनी माओं का कुछ जेवर फरोख्त किया और ऑडियो कैसेट का ठेला कर लिया। पहले दिन तो इन्होंने कुरान खानी की और जलेबियाँ बांटी। भारतीय गीतों के व्यापार का फैसला शाहरुख खान और सलमान की मकबूलियत के बावजूद गलत साबित हुआ है। एक वजह थी कि धीरे धीरे ऑडियो कैसेट की जगह सीडी ले ली थी। पहले इलाके का मौलवी अकीदतमंदों का वसी हल्का रखता था, जो कभी कभार डंडे लेकर निकलते तो वीडियो गेम और फिल्मों की दुकानों पर घुसकर तोड़ फोड़ कर देते और इत्मीनान से अपने घरों को वापस लौट जाते। पुलिस मौलवी के खिलाफ यूँ कार्रवाई नहीं करती थी कि वह SHO को स्मगलशुदा सिगरेट बाकायदगी से भेजा करता था। फिर पुलिस को लसानी और सियासी इख्तलाफात ने हल्कान कर रखा था, जो लावे की सूरत में ज़मीन हरकत करते और जब कभी ज़मीन का सीना फाड़ कर उछलते तो थोड़ी बहुत जाने ले ही लेते। मौसम गर्मा शहर के लिए कठिन साबित हो रहा है। अंधी गोलियों का सनसनाहट गर्म और बदबूदार थी। हालात हमा वक्त कशीदा रहने लगे। लोग घरों से निकलते तो अपनी औरतों को परेशान छोड़कर निकलते, लौटते तो खुद परेशान शिकार होते। विक्की और रोजी अपनी नाकामियों पर आग बबूला होने पर समाज को कसूरवार ठहराने और अकेले में बहुत से रो लेने के बाद जब जून की एक गर्म दोपहर होटल में मिले तो इन्होंने नस्बतन तारीख हिस्से में बैठे मुश्ताक घोड़े को देखा। एक खामोश हनहनाहट का जन्म हुआ। डकैतियों और कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से घोड़ा एक अरसे से अंडरग्राउंड था। ताहम सूबाई सतह पर आने वाली तब्दीली के बाद गठजोड़ के बाईस वो रूपोश सड़कें लौट आए थे। फिर वो असला बंद होकर कच्ची गलियों में चलने पड़ने लगे। इनकी गुमशुदा ताकत पलट आई थी। अब वो इन लड़कियों से प्यार रचा सकते थे जिनके साथ वो रूपोशी से कबल इनके माशक़ चल रहे थे। अगर वो इनकी रूपोशी के ज़माने में कहीं और ब्याह दी गई थी तो इनके शौहर को सहूलत से ख़त्ल कर सकते थे। दोनों दोस्त अगले 10 दिन तक मुश्ताक घोड़े के दूर बैठते हिटकते रहे। उसके गिर जगमटा रहा। मसनद संभालने के बाद उसने बड़ी महारत से खोई हुई कुड़ियाँ जोड़ ली थी। ये इसकी तरबियत का हिस्सा था। सियासत को फिर असले और जराइम का सहारा मिल गया। पुलिस ने तो जल्दी सहूलतकार का रूप धारा। मस्जिद के मौलवी का लहजा धीमा पड़ गया। जुए के अड्डे खुल गए। शराब चुपके बहने लगी। दोनों 10 दिन तक मुश्ताक घोड़े को देखते रहे। 11वें दिन उठकर मेज तक पहुंच गए। उस्ताद, अपन को भी गैंग में ले लो, ये कहते हुए ओजी ने घोड़े के इसके साथी को आंख मारी थी, जिसके गाल पे जख्म का निशान था। घोड़ा सिगरेट के धुएं के पीछे आंखें नीम तकिए दरवाजे की सिम देख रहा था, जहाँ एक गर्म दिन फैला था। उस्ताद, अपन को हल्का मत लेना, किसी को भी टपका सकता है। इस बार ओजी ने इस लड़के को आंख मारी, जिसका एक हाथ इंतखाबात के मौके पर बस जलाते हुए झुलस गया था। घोड़ा जो सिगरेट के मरगूले के पीछे आंखें नीम वाकिए बैठा था, अचानक जिस लगा कर उठा। तेरी माँ की एक मोटी सी गाली दी। अगले ही पल पिस्तौल निकाला। लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पर उगा है। चैम्बर की आवाज़ से पहले ही ओजी और विक्की होटल से बाहर पहले गर्म दिन में गुम हो चुके थे। घोड़े के अल्फाज, बड़ों दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, सुनने से खासिर थे। घोड़ा अपनी पर लौटा तो इस लड़के ने, जिसका हाथ में झुलस गया था, जो घोड़े का चहीता था, कहा, उस्ताद क्यों भगा दिया? अच्छे दाने थे।
चुप बहन, घोड़ा दहाड़ा और दीवारों से रेत गिरने लगी। इसे इस गैर मुतवक्किर रवैये का सबब उसने शाम ढलने की मुश्किल के सामने बयान किया। ये साला वन वे रोड है, इधर घुसाने का है तो रास्ता निकालने का नहीं। ये बड़े हुए आज अपनी माओं के सामने तो हैं, कल अगर घोड़े ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मुश्किल ने करेली के बाल में जादू फूका। यह मुश्ताक घोड़े की दुनिया थी। वो अपनी नस्ल में तगड़ा था। पिस्तौल हाथ में लिए एतमाद से गलियों से गुजरता, आंखों पर सिया चश्मा, उंगलियों पर पत्थर। इसका सर बुलंद होता, मोहल्लेदारों से अदब से सलाम करते वो सर के इशारे से जवाब देता और बच्चों से शफकत से पेश आता और उन्हें स्कूल जाने की नसीहत करता। वो ये काम खैर के जज्बे से नहीं किया करता था। ओजी और विक्की को जराइम की दुनिया से दूर रखने की कोशिश घोड़े की आखिरी नेकी साबित हुई। वो ये अमल इसने खैर के जज्बे से नहीं किया था। एक हफ्तेदार सुबह राज लस्सी की दुकान पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने घोड़े की अनाड़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसकी गर्दन पर गोली मार दी गई थी। सामने पड़ा लस्सी का गिलास सुर्ख हो गया था। तफ्तीशकारों के सामने राज लस्सी वाले ने बयान दिया, आंखों में मोती के बाईस वो कातलों को देख सका था। फिर सुबह धुंध थी जब यह वाक़या हुआ। माजी का बदनाम ज़माना बदमाश मक्कू दादा, जो मार्शल में 3 बरस की जेल काट चुका था, वहाँ से गुजर रहा था। उसकी आंखों में मोतियाँ नहीं उतरा था। फिर उस सुबह धुंध भी नहीं थी, मगर वो बयान देने के लिए सामने नहीं आया। अपने 4 बेटियों के बाईस वो अब खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा था। ज़्यादातर घर में रहता था। घोड़े की लड़कों को जराइम की दुनिया से दूर रखने की कोशिश बेसमर आई। फरीद बुड्ढे ने घोड़े की आखिरी रस्मात पूरे एहतराम से अदा करने के बाद इलाके का चार्ज संभाला तो नई टीम बनाने का फैसला किया। घोड़े के लड़कों पर उसे एतबार नहीं था। वो इन्हें चापलूसी, नशे और हमजिन्स परस्त ख्याल करता था। ओजी और विक्की एक और मानव में फितरी इंतखाब थे, इसलिए नहीं कि वो बुड्ढे के एक इशारे पर किसी को भी टपका सकते, बल्कि इसलिए वो दोनों स्कूल में इसके जूनियर रहे थे। उनकी कसरती बदन को हमेशा काबिल सताइश नज़रों से देखा करते थे और कहा करते थे, वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा भी ऐसा ही चाहता था और वो भी ऐसा ही चाहता था। ओजी और विक्की फरीद बुड्ढे की दुनिया में दाखिल हो गया। हिस्सा लड़कों के मसाइब मानंद पड़ने लगे। बदहाली में दरार पड़ी। इनकी बदनों को अच्छे लिबादे मैसर आए। मौसम तब्दील की राह से गुजर रहा था। शाम समय दरख्तों में सर्द हवाएं दाखिल होकर शोर मचाती, सड़कों पर उड़ती धूल में बदल गई थी। ठेलों पर सरमा के पलके सज गए थे और लड़कियां वो स्वेटर बनने लगीं जो इनके महबूब कभी नहीं पहनने वाले थे। असला चलाना इन्हें जल्द सीख लिया। उसके लिए इन्हें सरहद पार जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। टायर बधारे और बस चलाने का हुनर भी कुछ ऐसा ही दुश्वार ना था, ना ही बत्ता वसूल करना मेहनत का मुतक़ाज़ी था। वो इस दौरान एक आध बार इनका पेशाब ज़रूर ख़ता हुआ। जिस शय के उसूल में उन्हें वक्त लगा था वो सफाकी। फरीद बुड्ढा एक माहिर तवाइफ के मानंद था। तवाइफ जो नाड़ी अमीरज़ादे को निशात की उस बुलंदी पर ले जाती है जहाँ दोबारा जाने के लिए इंसान अपना सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। वो एक तवाइफ के मानंद था जो जानता था कि लड़कों को अय्याश बनाना काफ़ी नहीं, उनकी रगों में सांस लेती इंसान का गला दबाना ज़रूरी है। इस अक़ीदे को पुख्ता करना ज़रूरी है। ताकत ही इकलौता क़ानून है। दौलत ज़िंदगी का जौहर है। बुड्ढा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पहले इन्हें ज़िंदगी की राहतों से मुतारफ़ करवाया। आला शराब, बढ़िया तंबाकू, पुरतैश फिल्में। जब वो भरी जेब में के आदी हो गए तो मसरूर रहने लगे। एकदम इमदाद रोक दी गई, हाथ खींच लिया गया और इन्हें नज़रअंदाज किया जाने लगा। 2-3 हफ्ते लड़कों ने बर्दाश्त किया, मगर अब इनके बदन मुर्ग़न ग़िज़ाओं के आदी हो गए थे और इन्हें मुतकब्बिराना तर्ज़ ज़िंदगी भाग गया था। ताकत की भूख अच्छी लगने लगी थी। चंद रोज़ बाद फरीद बुड्ढे के सामने हाथ फैलाए खड़े थे। उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया गया, लेकिन मांगने वालों की मुराद पूरी की जाती है। खटखटाने वाले के लिए दरवाज़ा खोला जाता है, मगर इनके खाली हाथों पर नोटों की गड्डी रखने से पहले इस पर असला रखा गया। वो फरीद बुड्ढा था, आसमानी बाप नहीं था। इन्होंने मछली मांगी थी और इन्हें सांप मिला। तरबियत अगला मरा था। इनकी सोच में एक ख़ास नज़रिए का रंग भरना था, जिसकी ज़हरीली निलाहट अभी महसूस नहीं होती। औरों के मज़ालिम और अपनी महरूमियों की दास्तान जो कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी, इतने असर अंगेज़ अंदाज में बयान की गई कि मस्जिद का मौलवी जो इन दिनों जिहादियों को भी बना देने की वजह से ज़ेर ताब था, अगर सुन लगता तो अपना सब कुछ टच करके इस राह पर निकल पड़ता जिस पर पुरकशिश बनाने के लिए हर जगह चे गवारा की तस्वीर लगी थी। लसानी फसाद के ज़माने में फरीद बुड्ढे ने इन्हें पहली जिम्मेदारी सौंपी। उस शाम एक ठिठुरती हुई शाम थी। ट्रक चलाना ऐसा दुश्वार नहीं था, अलबत्ता इसके ड्राइवर पर गोली चलाते हुए
समय दोनों ने कपा रहे थे। दोनों का सानामस जवाब दे गया। मरने वाले के मेले जिस्म पर 7 गोलियों के निशान थे। किसी एक लड़के ने दूसरे के मुकाबले में 1 गोली ज़्यादा चलाई थी, मगर वो दोनों इतने हवास बाख्ता थे कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। इन्हें तो ये भी याद नहीं था कि पहल किसने की। उस वक्त उन्हें इस गर्ज भी नहीं थी। अड्डे पर लौट कर इन्होंने अब पानी मिलाए बगैर शराब सीने में उतार दी और सिगरेट फूकते रहे, इस बात से लाइलिम के इनके बदनों के बेल बूटे मुरझा रहे हैं। अब बहुत बाद में जब हालात ने इन दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया, तब तन्हाई में इस वाक़े को याद करते हुए पहली गोली का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते थे। इस कुत्ते ने पहल की थी। लहजे में ज़मानों की तरक्की होती थी। वो ये तक कह देते कि हरामज़ादे ने मुझे गन तान ली थी, गोली मारो वरना तेरी गाह। मगर फिर ये बहुत बाद की बात है। इस वक्त तो सीने में लगी आग को शराब का ईंधन मैसर था और मुसलसल सिगरेट फूंक रहे थे, और मुस्तकबिल में वो ऐसा बाकायदगी से करने वाले थे हर वारदात के बाद, बस थोड़े से तहम्मुल और तरतीब के साथ। 7वां हिस्सा। ताकत हासिल करने के बाद, अच्छे खासे पैसे इकट्ठे करने के बाद, खासकर अपने बाप की मौत के बाद, विक्की को ऐसी कोई रुकावट दिखाई नहीं देती थी जो इसके और अलका के दरमियान दीवार बन सके। मगर इस नई और पुरक़ुव्वत ज़िंदगी में भी हैरत इसकी मुंतज़िर थी। लड़की के बाप ने रिश्ते की बात सुनकर इस शिद्दत और जवामर्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाई कि विक्की को गुमान गुजरा शायद बुड्ढे इसकी ख़मीस के वार को इसका बड़ा हुआ पेट समझ बैठा है। वो इसे बताना चाहता था उल्लू के बट्टे टीटी है, मगर इसकी माँ ये कहते हुए वहाँ से निकल आई थी, तुम जो लाहों से रिश्ता मांग कर एहसान किया था, वह हम दिल्ली के मुग़ल हैं, तुम्हारी लड़की की औकात क्या है। बात बिगड़ चुकी थी। गली में एकदम धूप बढ़ गई। लड़की अब पहली मंजिल पे खड़ी दिखाई देती तो इसने भी मालूम होती। लड़के के रखों के जवाब खाली और खाते। ज़िंदगी अब चुपचाप थी। माँ को मनाने की कोशिशों को नाकाम का मुँह देखना पड़ा। वो अपनी माँ को नहीं कह सकता था कि मेरी ख़मीस का उबार बड़ा हुआ पेट नहीं, बल्कि पतलून में अड़सी हुई टीटी है। तंग गलियों, इन सिलसिला मकानात में विक्की का दम घुटने लगा। वो इलाके के उजड़े पार्क में किसी दरख्त के नीचे बैठा मायूसी से चर्च पीता रहता और फिल्म शराबी के गीत गाता। उसने अड्डे पर जाना भी कम कर दिया। पहले बुड्ढे ने औजी के ज़रिए पैगाम भिजवाया, टाइम खोटा मत कर, बहुत काम पड़ा है। जवाब नहीं आया तो एक पुराने कारकुन को भेजा, साले क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है, अगर उस्ताद यहाँ आ गया तो। मगर वो मोहब्बत का मारा था, अंदेशों से बेपरवाह, ना समझ, निकम्मा निखबट्टू यूं ही पड़े पेड़ के नीचे पड़ा चर्च पीता रहा। इसके बाप की खबर पर लगा पौधा मुरझा गया था। कायद आज़म की पोर्ट्रेट पर गर्द जम गई थी। आखिर में बुढ़ा खून खुद आंधम का गो एक थवई की थप्पड़ विक्की का नशा हिरन कर दिया। मगर बुढ़े ने उसे काफ़ी ना जाना, बालों से पकड़ कर घसीटा, पतलून उतार कर नंगा कर दिया, बेल्ट से मार कर उलान कर दिया। तो वो तो ओजी ने बुढ़े के पाँव पकड़ लिए, वरना हुकूमत पर सज़ा की मौत थी। विक्की की माँ को खाइल करने के लिए ज़ख्म किसी तशद्दुद या झगड़े के लिए नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के हैं। ओजी को दलाइल का अंबार लगाना पड़ा। औरत आखिर अपने बेटे के दोस्त की शक्ति ने घर से देखती रही। रोज़ाना एक डॉक्टर लड़के की मरहम पट्टी करने आता। इसने कभी फीस नहीं ली। इसे अपनी जान अजीज थी। मुश्किल खुद डॉक्टर के क्लिनिक आया था। ये कहने कि बुढ़े का हुक्म है कि डॉक्टर लड़के की दवा दारू का इंतज़ाम करे, वरना इस धमकी के साथ मुश्किल ने अपने पोते के मुफ्त इलाज का भी बंदोबस्त कर लिया, जो जन्म से माजूर था। जब विक्की बिस्तर पर पड़ा कराते हुए अपने ज़ख्म बंद होने का इंतजार कर रहा था, ओजी ने एक ख्वाबी रात गंदी गली में अलखा के बाप के सर पर पिस्तौल रख दिया, जाओ और लड़के की माँ से माफ़ी मांग और इससे कि ठीक होते ही मंगनी कर दे। आदमी सर झुकाया है, औरत के सामने हाथ जोड़े रटे रटाए जुमले अदा किया और उल्टा खत्म लौट गया। विक्की की माँ का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था, मगर जब वो अपने बेटे के नीम बेहोशी हालत में खब करते हुए सुनी तो उसके गुस्से के साथ ही कुछ हमदर्दी और कर्ब भी महसूस करती थी। बाहर आली ओजी की कोशिश थी, जिसने औरत को वज़ीर इत्तलात के ख़तर से 3 माह पहले ख़ाइल कर लिया कि अलका अच्छी बहू साबित होगी। औरत कभी इस बात को परख नहीं सकी। ऐसा मंगनी तक सब ठीक रहा, मगर मंगनी के बाद जो हुआ इसकी ओजी और विक्की की तो क्या खुद बुड्ढे की भी तवक्को नहीं थी। वज़ीर इत्तलात के जाना ख़त के बाद ऐसे मंसूब एक ख़त मंज़र आम पर आया। ख़त वज़ीर दाखिला का नाम था, जिसमें उसे जान से अजीज़ भाई कहकर मुखातिब किया था। कत्ल होने वाले ख़त का उन्वान ग़ालिबन अपनी पार्टी के बानी को की तहसीन पेश करने के लिए अगर मैं ख़त्ल कर दिया जाऊँ रखा था। इसम्बली जान को लाखतरा जिक्र करते हुए अहली जमात के चंद अरकान की निशानी की थी। ख़त अगर राख़िम शहादत के दर्जे पर
फाइज हो तो हुजूर इन आखिबत नांदेशों पर हाथ डालिए जो शहर के सूबों से जुदा करने का मनसूबा बनाए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। हाली जमात के सरबराह ने इस खत पर एतराज़ किया, मरहूम यासीन शिस्ता उर्दू लिखने के अहल नहीं थे, अपने लहजे पर आखिरी दम तक मकाम गद्दारी रखना उनकी शऊरी कोशिश नहीं बल्कि मजबूरी थी। वो खपरू से बमुश्किल मैट्रिक कर सके थे। कुछ और पुलिस एतराज़ात भी किए गए मगर जल्द काफूर हो गए। गुफ्तगू का ज़माना बदल गया था। चंद हल्के शहर में भरपूर ऑपरेशन का प्रोग्राम बना चुके थे। क्या तो वो रोज़ रोज़ गिरने वाली लाशों से तंग आ गए थे या यूं ही बरसों बैठे बैठे उकता गए थे। छापों का सिलसिला शुरू होते ही उन्हें से खबर आला क़यादत रूपोश हो गई। इन्हें 6 घंटे पहले खबर हो गई थी, अलबत्ता इन्होंने कारकुनों को खबरदार नहीं किया। इसका नतीजा घातक निकला। भारी पकड़ दकड़ हुई, कितने ही लड़के उठाए गए, कितने ही गायब हुए। चंद की लाशें मिली जो खुशकिस्मत थे, वो नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद अदालत में पेश कर दिए गए। इन्हें व्हील चेयर पर अदालत लाया गया था। वो मुसलसल काँप रहे थे। अलबत्ता कुछ ऐसे भी थे जो मुस्कुराते पटाखे चलाते और वे फ़ौरन ही लौट आए, मगर इन्हें खुशकिस्मत करार नहीं दिया नहीं जा सकता। ख़तरनी वो साथियों में अपना भरोसा खो चुके थे, मशकूक हो गए। सब इनसे दूर दूर रहते और कहते बैठते इनके पास से बदबू आती है। बुड्ढे को पुलिस में मौजूद अपने बहनोई की वजह से 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद रोनुमाने वाले सानी की खबर हो गई थी। वो चंद लड़कों को चुका न कर पाया। उस रात बहुत धुंध थी और हाथ दिखाई नहीं देता था। इन चंद लड़कों ने जो अगले 1.5 बरस देही सिंध के खैर की अलामत समझे जाने वाले चट्टन डाकू की पनाह में गुजारने वाले थे, ओजी और विक्की भी शामिल थे। वहीं इन मैदानी इलाकों के रेतीले खारों के कम घने जंगलात में चरस के धुएं और शराब के मकामी औरतों के जान के गेज रक्स के दरमियान विक्की की जनाब भूख ने पहली बार जोर मारा। आने वाले दिनों में इसने कितनी बार मुबाशरत की, इसका विक्की का कोई हिसाब नहीं रख सका। वो गिनती भूल चुका था और हर सू तारीकी थी। अलबत्ता ये यादें हम बिस्तर के लिए मैसर औरतों के जिस्म ठोस और चेहरे के रखते कुछ चेहरों पर इतनी वीरानी होती कि खौफजदा होकर वो चिराग बुझा देता। वो अगर आवाज़ें निकालनी तो इसका अलग मुआवजा लेती। विक्की के जरिए बूबू जोरों पर थी, मुबाशरत इसका मामूल बन गया था। अलबत्ता ओजी के दिल में दिलचस्पी शबाब और शराब से ज़्यादा शिकार में रही। इसका सबब जज्बा खैर या कोई अखलाकी रुकावट नहीं थी मगर के मैार था। जब इस किस्म की महफिल जमती तो माथे पर बल डाल के बहुरे सुकड़ कर वो ज़मीन पर झुकता और नफ़ी में गर्दन हिलाता रहता। साईं ये सब कचरा माल है, कभी शहर आओ फिर दिखाऊंगा असल आइटम क्या होता है। तो इसकी दिलचस्पी शिकार में रही, इंसानी शिकार में। वो डाकुओं की टोली का साथ मुँह पर ढाटा बांधे निकलता, चांद की रोशनी में सड़क तक जाता, वहाँ पेशाब करता, झाड़ियों में छुप कर बैठा रहता, फिर अचानक फायर करता हुआ सड़क से गुजरती बस के सामने आ जाता। यूँ तो डाकू की तवज्जो का लूट माल होता मगर छुट्टन का मकसद सिर्फ गर्द का वसूलिंग। वो अपने इलाके में दहशत कायम करना चाहता था, गहरे गब्बर से भी बड़ा डाकू बनना चाहता था। इस बाइस वक्त से लूटे जाने वाली बसों के चंद मुसाफिर को कत्ल करने की रस्म भी अदा की जाती और कत्ल होने वालों की रूहें डाकुओं के साथी बन जाती। यही वो रस्म थी जो ओजी के जिस्म में बिजली भर देती। इस शहर से उन गलियों की याद दिलाती जहाँ उसने आतिशी खिलौने को पहली बार खेलना सीखा था, फिर लड़कों को सिखाया था जिनके बदन चिकने और लचकदार थे। ओजी की शिकार की वारदातों के और विक्की की मुबाशरत से बेअंत सिलसिलों में उन बेरौनक पहाड़ों गिदले चश्मों के देश में खुश थे कि एक रोज़ सिविल हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और ये खबर सामने आई। मुल्क में एक मार्शल लॉ लग चुका है। नई हुकूमत की नई तरजीहात के बाइस या किसी बैरूनी शहर के बाइस शहर में ऑपरेशन रोक दिया गया। अलबत्ता अब सियासी सरगर्मियाँ एकदम सर थम गई थी, यूँ जैसे कभी थी नहीं। सब ठहर सा गया था। अखबारों पर जमूद छाया, सियासी लीडर मजहब जिनियात बयान देने लगे, सहाफ़ी कम्बोडिया और नेपाल के क़स्से बयान करते, कोनों कुदरों में छुपे लड़के धीरे धीरे अपने इलाकों में लौटने लगे। अलबत्ता जब उनकी माओं बेवियों और माशूकों ने उन्हें देखा तो पहले पहचान नहीं पाई कि वो बहुत बदल गए थे और यही ज़िंदगी का खड़पन साथ लाए थे। अलखाए के लिए विक्की अजनबी था। तल्ख और बदतमीज़ उनके दरमियान बेनाम फासलों की दीवार खड़ी हो गई। पतझड़ शुरू हो चुका, फिजा में उकताहट थी। अड्डा वीरान था, बुढ़ा अब तक नहीं पलटा था। वो रवैया जो कभी लसानी फसाद का नुक्ता आगाज़ हुआ करती थी, अब इस पर धूल उड़ा करती है। नेकर पहने बच्चे इधर क्रिकेट खेलते हैं और एक दूसरे के साथ मासूमियत से एवरेज पे हरकतें करते हैं। चंद रोज़ विक्की को देना भूख सताने लगी। इसने जब अपनी महबूबा से तकाज़ा किया जिसका बदन कुंवारेपन से कसा हुआ था, शर्म
से कबल लिया हैरत थी तो अलका की आंखों में जाहिर होने वाली वह कर टाल गई, मगर साख जिस्मों की गर्मी जो छटन के दस्ताओं ने अता की थी विक्की का ताक़ुब क्या करती थी, इसे डसती थी। इसने फिर तकाजा किया। ज़रा शिद्दत के साथ इस बार ये दुख का एहसास था जो शर्म से पहले जाहिर हुआ। लड़की ने इनकार कर दिया। विक्की कफ उड़ाता हुआ चला गया। वो तकिए मुँह देती रोती रही। आम के दरख्तों पर बोराने से कबल एक रात अलका को कमर में खटका महसूस हुआ। मरीचे अंधेरे में एक साया हरकत कर रहा था। वो इसकी बू पहचानती थी, इसलिए जब विक्की इस पर सवार इसमें दाखिल हुआ तो वो हुट पीछे पे जब्त किए और दर्द सहमते हुए बिल्कुल साकत लेटी रही। हाँ, उसके जाने के बाद आंसुओं से गीली हो गई। विक्की के लिए मुबाशरत का सिर इतना ठंडा और मायूस क्यों रहा। इसने अगले 3 माह से अलका से बात नहीं की और बिना वज़ी को मतलब किए अपनी भूख मिटाने के लिए ज़रिए ढूंढ लिया। जिस्मों के दाम अदा करने लगा, ठीक शराब के माने जिसके वो पैसे दिया करता था, मगर पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। इसका एहसास विक्की और वज़ी दोनों को था। बुढ़ा लौट आया था, मगर सियासी सरगर्मियाँ ठंडी पड़ते ही सारी अस्करी विंग पैमाने हो गए थे। हथियारों को जंग लग गया, इन्हें चलाने वाले बेकार हो गए, इनके मुंह टेढ़े हो गए थे और अंगत जल गई। वो धूल ज़्यादा दरख्तों के दरमियान घूमते और कच्चा कुंडियों में छुपकर चर्च भी थे। ज़ख़ीरा ख़त्म होने का तो तलछट चाटी गई, उधार दिया गया और इसे उड़ा दिया गया। फाकों के खौफ के बजाय ये अयाशियों की राह में हाइल रुकावटें थीं जिन्होंने दोनों दोस्तों को नई राह सुझाई। स्ट्रीट क्राइम ये फैसला सहूलत लेकर आया। ये तो सहल था पर बिला का परलुत्फ इस स्ट्रीट क्राइम के वसीले जहाँ ज़िंदगी की गाड़ी चलाने वाला ईंधन हाथ आता रहा, वहीं वो दुरुस्ती नामालूम के रूबरू होने का दिलचस्पी लौट आया जिसे वो दोनों मोहब्बत करने लगे थे। इस राह पर कदम रखते ही इनके दिन फिर से भर गए। पिस्तौल के सामने मनमनाते गिड़गिड़ाते आदमी अल्लाह अल्लाह का वास्ता देती औरतें और डर से सहमे बच्चे इन्हें तो तवादाएँ बख्शने लगे। जवान की बदनों में दिन भर डोलती और रात को वो किसी और पर खारिज कर देते, अक्सर अकेले और कभी कभार साथ एक ही कमरे में एक ही औरत पर। वह हिस्सा वक्त ने करवट ली। सूखी हुई सियासी जड़ों को पानी मिलने लगा था। मुरझाई हुई टहनियों में कुछ ज़िंदगी लौट आई। माजी की स्याही ने हाल में दखूल किया। जब फौजी हुकूमत ने इक़्तिदार को तूल देने का फैसला किया, रेफरेंडम हो चुका तो वो मरहला आया जब सियासी जमातें सर झुका सरकार की झोली में यूं गिरी जैसे पका हुआ फल ज़मीन पर गिरता है और ज़ाया हो जाता है। सरकार के परचम तले एक सियासी ढांचा तश्कील दिया गया। साहिली शहर की बाबत कुछ अहम फैसले हुए जाने बगैर के इसे मज़ीद तबाह कर देंगे। पुरानी जड़ों को पानी मिलने लगा था। फरीद बुड्ढा पर बैठने लगा। इसके अंदाज में अब अजब शांति। बिखरी हुई भेड़ें गुजड़ियों की तरफ बढ़ती रही थीं। अब उस पर तहफ़्फ़ुज़ का बादल था और इसकी जेब में इनके दर्द की दवा थी। ओज़ी और विक्की अब पुराने चावल थे। ये जिम्मेदारियाँ इन्हें सौंपी गईं। इनमें बसें जलाने और बत्ते लेने में जैसे रजील काम शामिल नहीं थे। ये रजील काम फ़िलहाल रोक दिए गए। वो जस्त लगाकर अगले जीने पर वो जा पहुँचते थे। इनके बदन सख्त और झलसे हुए थे और इनकी उससे वहशत की भूख थी। बलियाती इंतखाबात में इनमें से कोई एक मंजूर नज़र करार पाने वाला था और दूसरे को इस पर कोई इतराज़ नहीं था। जब इंजीनियर लतीफ़ के बेटे विक्की का इंतखाब हुआ तो ओज़ी यूँ सीना चौड़ा करके महल्ले में खड़ा हुआ था जैसे कौंसलर किलियों से नामजद किया गया हो, जैसे वो मंजूर नज़र हुआ हो, जिसे वो मुंतखब करदा हो। वो अपने बाप का गम भी भूल गया जो टीबी के हाथों जेल में हलाक हो चुका था। दोनों दोस्त ताहाल एक थे और एक रहना चाहते थे। अलका जो एक स्कूल में कम तनख्वाह के रोज़ आने वाली नस्ल को फरसुदा निसाब के टीके लगा रही थी। बल्दियाती इंतखाबात के फ़ौरन बाद स्कूल की शिफ्ट इंचार्ज लगा दी गई। इसका मंगेतर काउंसलर हो गया था। अगले रोज़ जब शाम हो चली वो खिड़की की चौखट पर बासी टिकाई खड़ी थी तो ठीक वैसे ही लाउबाली और हसीन मालूम होती थी जैसे उस रोज़ थी जब मीना बरस रहा था और विक्की ने उसे पहली बार देखा था और रावण का मन ललचाया। गली से गुजरता विक्की जब इसने अब मूछें रख ली थी उसे देखकर मुस्कुराया। बेशक इसकी भूख कम नहीं हुई थी, मगर वो ये समझने लगा था कि बाजारी औरतें फ़ख्र मुबाशरत के लिए होती हैं। घर बसाने को एक सुथरी नखरी घरेलू औरत कर होती है। घर संभालना पड़ता है, इसे बिगाड़ा नहीं जाता। ना तो अलका जानती थी, ना ही विक्की को इल्म था कि लड़की की तरक्की का सबब इस काउंसलर का बनना नहीं था। इस पर कुव्वत होना भी नहीं, यहाँ तक कि मुग़ल होना भी नहीं, बल्कि इसकी वजह ओज़ी का वही हरबा है जिसके ज़रिए इसने चंद बरस पहले लड़की के बाप को एक तंग गली में रोककर रिश्ता देने पर राज़ी किया था। इसने एक तंग गली में स्कूल के मालिक को रोक लिया था और इसे सर पर बंदूक रख दी थी। अब असला हाकिम था। वक्त ने करवट ली थी और इसकी रफ्तार कुछ तेज़ हो गई। माह साल गुजरते गए। इन्होंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। शहर का होलिया बदलने लगा। म्यूज़िक बैंड्स
से पाबंदी हट गई, सरमाया की आमद हुई, सड़कों में कुछ पुख्तगी आई, नज़्म में कुछ बालिदगी नजर ज़ाहिर हुई। शहर की इंसानिया में पहाड़ काट कर एक नया रास्ता बना रही थी जो मुस्तकबिल में शहर की पहचान बनने वाला था। ओजी विक्किन जैसे बहुत से के जीवन सुधार आ गया था। इनके दुश्मन या तो रूपोश हो गए थे या कत्ल कर दिए गए थे या फिर जेलों में थे। अब ताकत का मरकज़ एक था और वो जिसके झंडे के तले थे। हर सू पर सुकून जमूद था। नहीं यूँ लगता था ज़िंदगी अब डगर बह गई, जैसे सब ठीक हो गया, गोया फ़कत सब धोखा था, ये सच नहीं था। ज़िंदगी का सफ़र फ़की या अमूमी नहीं होता, ये तो एक दायरा है। ये एक दिन एक वन वे रोड था। 10वां हिस्सा वक्त